नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो री एग्जाम का क्वेश्चन लेकर आए हैं क्योंकि आपका डेट जानते हैं कि आ गया है कि डेट जो दिया गया है 26 और 27 जून है। इसलिए अभी से हम तैयारी करना शुरू कर दें ताकि हम पेपर में सब का सब कार्य कर सकें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाएं तो आपकी दिशा क्या होगी। तो आइए क्वेश्चन देखते ही हम क्या करें कि आप दिशा के बारे में कैसे जानते हैं। तो जानते हैं कि ऊपर कौन सी दिशा होती है, ऊपर उत्तर, नीचे कौन सी दिशा होती है दक्षिण, इधर कौन सी दिशा होती है तो पूर्व, और इधर आपका दिशा जो होगा पश्चिम। इसमें यही क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में ये मुख हो गया। इसमें जो घड़ी के चलने की दिशा में अगर चलते हैं तो दक्षिणावर्त होता है, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं तो वामावर्त होता है। अन्यथा अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्वयं जिस दिशा में है उस दिशा में हो जाइए। आपका बायां हाथ जिधर पड़ेगा तो बाएं घूम जाइए, जिधर दायां हाथ पड़ेगा उधर दाएं घूमकर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में वामावर्त कह रहा है बायां घूमने के लिए, तो बायां इधर हम चल रहे हैं तो बायां हाथ हमारा इधर है तो हम इधर घूमें। तो इस प्रकार से यहाँ से 135 डिग्री, तो आप जानते हैं यहाँ से यहाँ पूरा कितना होता है ये, तो ये आपका 90 डिग्री होता है। इसमें आपको क्या करना है कि 90 का आधा यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा, और फिर ये कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये व्यक्ति वामावर्त विपरीत घड़ी के विपरीत दिशा में घूम गया। तो यहाँ से यहाँ 135 डिग्री आपका घूमना है। तो इस प्रकार से 135 डिग्री घूम गया। तो ये आपका कौन सा दिशा आएगा, तो इसका आंसर जो होगा पहले का सी होगा, जो तीसरा बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, उस पे भी हम विचार करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को PTEMY लिखा जाता है तो उसी भाषा में सोलर को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें जो चीज दिया रहता है उसको आप उतारिए। तो यहाँ दिया है ऑर्बिट ORBIT दिया है, और इसको लिखा गया है PTEMY। तो कह रहा है सोलर को क्या लिखा जाएगा, SOLAR। सोलर को हम क्या लिखेंगे, तो जो रिलेशन इसके बीच में होता है वही इसके बीच में रिलेशन रख दीजिए। तो कुछ नहीं, इसमें जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है तो आप उसका कोड इंगित करिए। कोड लिखेंगे तो सब कुछ मालूम चल जाएगा। इसमें अगर हम कोड लिखेंगे तो O का 15 है, R का 18 है, B का 2, I का 9, T का 20, यहाँ 16 है, 20 है, 5 है, 13 है, ये 25 है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 15 है, इसमें 16 हो गया, इसमें 1 प्लस हो गया, ये 18 है, दूसरे नंबर पे यहाँ 20 हो गया, 2 प्लस कर दिया गया, ये आपका 2 है, यहाँ आपका 5 है, इसमें 3 प्लस कर दिया गया, इसमें 9 है, यहाँ 13 है, इसका मतलब इसमें 4 प्लस कर दिया गया, यहाँ 20 है और यहाँ आपका 25 है, तो इसमें 5 प्लस कर दिया गया। तो इसी प्रकार से आप भी यहाँ बनाएंगे। तो इसका कोड लिखेंगे तो 19, ये 15, 12, 1, ये 18 होगा। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ 1 प्लस करेंगे इसमें, तो इसका कोड कितना होगा 20 हो जाएगा। इसमें 2 प्लस करेंगे तो यहाँ कितना 17 हो जाएगा। इसमें 3 प्लस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 15। इसमें 4 प्लस कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
और इसमें 5 प्लस कर देंगे 18 में तो ये 23 हो जाएगा। इसका कोड लिख देते हैं, टी है, क्यू है, ओ है, यहाँ ई है और डब्ल्यू है। यही इसका आंसर होगा, टी क्यू ओ ई डब्ल्यू, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रभा को कूट भाषा में 2, 7, 5, 9, 5 और थिलक THILAK का कूट भाषा क्या है? 3, 6, 8, 4, 5, 1 हो तो उसी कूट भाषा में BHARATHI को कैसे लिखा जाएगा? तो आइए देखते हैं। आपका सब कुछ रीडिंग में बना बनाया चीज रहता है। प्रभा क्या है? ये लिखा गया है PRABA। यहाँ इसको लिखा है 27, 5, 9, 5। अब फिर एक दिया है THILAK, इसको लिखा है 3, 6, 8, 4, 5, 1। तो आपसे पूछ रहा है BHARATHI का कूट क्या होगा? तो सबसे पहले अगर जांचना हो तो हम सबसे पहले बी को हम जांचेंगे कि क्या होगा। तो बी यहाँ से पीछे से दूसरे नंबर पे है, तो पीछे से दूसरे नंबर पे ये क्या है? तो 9 है, तो इसका मतलब 9 इसका आएगा। अब देखते हैं लास्ट वाला, अगर आई का खोजा जाए तो आई यहाँ क्या है? ये 1, 2 तीसरे नंबर पे आई है, तो 1, 2 तीसरे नंबर पे इसके लिए क्या होगा? तो लास्ट आपका क्या होगा? तो लास्ट में 8 होगा। 9 और 8 मिलना चाहिए, तो 9 और 8 बी और डी दोनों में मिल रहा है। ए और बी तो ऑप्शन होगा नहीं। आते हैं दूसरे पर, चेक करते हैं कि एच का क्या होगा। तो इधर से एच दूसरे क्रम पे है, तो इधर से दूसरे क्रम पे क्या है? 6। तो आइए देखते हैं 96 और 98 किसमें है? तो 96 डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसका डी विकल्प आपका सही है। सब चेक नहीं भी करेंगे तो आपका क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सीमा सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है। मोहन सुधीर का पुत्र और रमेश का अकेला भाई है। सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। तो आइए देखते हैं, सीमा सुधीर की बहू है, तो सुधीर की बहू कैसे हो सकती है सीमा? तो आप ग्राफ में यही बना सकते हैं कि सुधीर का पुत्र होगा, सुधीर का पुत्र होगा। आप पुत्र की अगर पत्नी बना दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि वही आपका सीमा जो होगी, सीमा जो होगी क्या होगी? सुधीर की बहू हो जाएगी। इसमें कह रहा है मोहन सुधीर का पुत्र और रमेश का अकेला भाई है। और एक चीज और इसमें कह रहा है, पहले में सीमा सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है। रमेश की भाभी कैसे होगा? कि इसका भाई होगा, इसका भाई क्या होगा? तो इसका नाम रमेश होगा, और रमेश से देखा जाए तो सीमा क्या होगी? भाभी हो जाएगी। मोहन सुधीर का पुत्र, मोहन जो है सुधीर का पुत्र है, तो इसमें रमेश आई है, अब पुत्र के जगह पे यहाँ क्या रख देंगे? तो यहाँ मोहन नाम बता दिया इसमें कि मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई है। रमेश का अकेला ही भाई मोहन दिखाई दे रहा है। सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। सीमा और मोहन के बीच यही संबंध बताना है, क्या है?
तो ये पति पत्नी का हो गया। तो इसमें पहला ऑप्शन मामी, दूसरा चाची, तीसरा चचेरी बहन और चौथा ऑप्शन पत्नी दिया है कि जो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, पत्नी दिया हुआ है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे विचार करते हैं कि अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर निकाल दिया जाए तो वर्णमाला श्रृंखला में 15वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला जो भी है उसमें हम देखेंगे कि अगर वावेल निकाल दिया जाए, सभी स्वर निकाल देते हैं तो क्या होगा। तो ए ई आई ओ यू होता है। स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होता है। और इसमें कितने नाम लिया है, 15वें स्थान पे। तो 15वें स्थान में 15 तक जितना स्वर पड़ेगा निकल जाएगा। तो 1 2 3 4, ये 4 तो इसमें से क्या होगा, निकल गया। अब 4 निकल गया, अब आपको जवाब देना है कि 15वें स्थान पे क्या आएगा। तो 15वें स्थान पे तो ये आना चाहिए ओ, लेकिन ये तो निकाल दिया गया। तो अब 4 निकल गया, तो 4 15 में हम क्या करेंगे कि 4 को प्लस कर लेंगे। तो 15 और 4 कितना होगा, तो 19 होगा। अब 19 किसका कोड होता है, तो 19 एस का कोड होता है। तो एस वाला विकल्प बिल्कुल सही है, तीसरा आपका विकल्प सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि x का अर्थ प्लस, y का अर्थ माइनस, z का अर्थ डिवाइड तथा p का अर्थ गुणा हो तो 10p 2x 5y 5 इक्वल क्या होगा। तो आइए देखते हैं, इसमें दिया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, 10p है, फिर यहाँ 2 दिया है, x दिया है, 5 दिया है, y दिया है 5, फिर इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या। तो सबसे पहले इसमें डिवाइड का चिन्ह गिनते हैं। तो z का चिन्ह दिया है, z तो इसमें है नहीं डिवाइड। तो मल्टीप्लाई पे आते हैं, तो p का मतलब मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों का p का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। तो मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देते हैं तो 20 काम हो गया। उसके बाद प्लस का साइन लगाते हैं, तो प्लस x की वैल्यू दिया है प्लस, तो इसका प्लस, तो ये यहाँ से यहाँ काम हो गया। तो इसमें 5 को प्लस कर देंगे, जब 5 इसमें प्लस कर देंगे तो यहाँ तक काम 25 हो गया। अब माइनस का काम, y का मतलब माइनस दिया है, तो इसमें से माइनस, तो इसमें से 5 को कम कर देंगे तो कितना जवाब होने वाला है आपका, 20 होने वाला है, जो तीसरा विकल्प बिल्कुल आपका सही है। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह है, कह रहा है प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ माइनस हो तो नीचे दिए गए समीकरण का हल कौन सा सत्य है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं, पहला विकल्प से चेक करते हैं। आपका 36 दिया है, अब प्लस 6 दिया है, माइनस 3 गुणे कितना 5, अब भागा 3 और इक्वल लिखा है 20। ये देखिए प्लस का अर्थ बताया है भाग, तो प्लस कहाँ है, तो प्लस पहले में दिखाई दे रहा है, 6 का भाग भी लग जाएगा। और प्लस जिसमें दिया है दूसरे में दिया है तो इसको नहीं चेक करेंगे, 6 आप भागा 7 रखेंगे तो इसको पूरा नहीं कट रहा है। और यहाँ प्लस में देखते हैं तो दूसरे में भी रख, तीसरे में भी रख सकते हैं। इसी प्रकार से आते हैं, तो पहले को हम चेक करते हैं, इसका अर्थ भाग बताया है, तो सबसे पहले भाग ही होता है, तो 6 हो गया। अब जो है माइनस का अर्थ गुणा बताया है, तो माइनस ये है, इसमें अगर 3 का हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। अब गुणे का अर्थ क्या बताया है, यहाँ नहीं, गुणे का अर्थ ये बताया है, गुणे का अर्थ प्लस है, तो इसमें गुणे का अर्थ ये प्लस बताया है, तो हम काम इससे करेंगे, तो 5 इसमें 18 में जोड़ देंगे, कितना होगा
23 और भागे का अर्थ माइनस बताया है, तो इसका मतलब माइनस बताया है, 3 इसमें से कम कर देंगे तो 20 इधर भी 20 इधर भी, इसलिए इसमें ज्यादा कोशिश नहीं करना पड़ा, इसमें पहला विकल्प ही आपका बिल्कुल सही है। जब पहला सही मिल गया तो किसी को आवश्यकता नहीं है चेक करने की। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उस पे भी हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, B से बड़ा A है, B से A बड़ा है परंतु C से छोटा है, E से D छोटा है, A से बड़ा है। यदि C आयु में D से छोटा है तो आयु में सबसे बड़ा कौन है? पहले 3 क्रम दे रहा है कि B से A बड़ा है, तो यहाँ ऐसे क्रम पहले नंबर क्रम में कह रहा है कि ये A जो है किससे बड़ा है, तो ये B से बड़ा है, तो B इससे छोटा हो जाएगा, परंतु C से छोटा है, B से A बड़ा है परंतु C से छोटा है, तो यहाँ C से छोटा A को बता दिया गया, तो यहाँ C देखेंगे सबसे बड़ा हो जाएगा। अब E से D छोटा है, तो दूसरे में, ये तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, दूसरे कॉलम मिलाएंगे तो दूसरे में ये कह रहा है E से D छोटा है, तो D यहाँ बड़ा होगा और E क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब फिर कह रहा है A से बड़ा है, E से D छोटा है, A से बड़ा है, लेकिन यहाँ E से D छोटा है, A से बड़ा है, A से बड़ा है तो मतलब A से ये बड़ा हो जाएगा, तो A को हम D, E से D छोटा है, तो E से D छोटा है, सॉरी क्वेश्चन में ये गलत बन गया, E से D छोटा है तो D को छोटा कह रहा है, तो D को यहाँ हम छोटा बनाएंगे और E को बड़ा बनाएंगे। A से बड़ा है तो D के बारे में कह रहा है कि A से ये बड़ा हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा एक और कह रहा है, इसमें अलग अलग बना लेंगे। यदि C आयु में D से छोटा है, D से छोटा है तो D से छोटा कौन है, यहाँ C आयु में D से छोटा है तो C को हम छोटा बनाएंगे, तो 3 आपका बन गया। अब इसमें से देखना है कि कैसे लगाएंगे, तो यहाँ C से कोई रिलेशन दिया है तो C से यहाँ रिलेशन बन रहा है, तो C से जब बन रहा है तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ लगाएंगे तो ये D क्या होगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा, और इससे बड़ा क्या होगा, D से बड़ा क्या है, E है, तो यहाँ D से बड़ा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, तो D से बड़ा यहाँ E हो जाएगा, तो इसलिए इसमें E सबसे बड़ा हो जाएगा। आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो D वाला ऑप्शन सही है। E जो है कि आयु में क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, तो इसका चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं कुछ हिंदी से हम चर्चा करते हैं कि हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन में दिया है आदिकाल, दूसरा दिया है रीतिकाल, तीसरा दिया है भक्ति काल और चौथा दिया है आधुनिक काल। तो इसमें पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो की रचयिता किसने कौन किया था, तो चंद्रबरदाई, आप नाम सुने होंगे, इसलिए इसका पहला ऑप्शन आदिकाल होगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो आदिकाल। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिसमें पहला पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? तो आप समझ सकते हैं कि जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है, वो अव्यय पहले ही जुड़ा रहता है। जैसे हम बोलते हैं भर पेट, तो उसके आगे भर, प्रतिदिन, दिन में प्रति लग गया तो प्रति क्या है, ये अव्यय है। उसी प्रकार और कुछ हम बोले यथाशक्ति, शक्ति में हम
यथा लिख दिए उसके आगे, तो यथा जो है कि अव्यय है, इसलिए ये समास जो बनता है अव्ययी भाव समास बनता है। कर्मधारय तो होता है कि विशेषता बताता है, द्वंद्व जो है कि दोनों पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष जो है कि उसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। इस प्रकार से इसका तीसरा विकल्प जो होगा समास का जो अव्ययी भाव समास होगा, जिसका पहला पद प्रधान होता है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कठोर होगा, मधुर होगा, विनम्र होगा, विवेकी होगा। तो आइए देखते हैं कि कर्कश का विलोम शब्द क्या है। तो कर्कश का विलोम शब्द होता है आपका मधुर। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? धनी कहेंगे, श्रेष्ठ कहेंगे, कुलीन कहेंगे कि सवर्ण कहेंगे? तो जो उच्च कुल में पैदा होता है उसको एक शब्दों में हम बोलते हैं कुलीन। एक शब्दों में बोलते हैं कुलीन। जो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की जननी या सबकी जननी कहा जाए तो संस्कृत को माना जाता है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो संस्कृत से भी पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत यहाँ हिंदी की पुरानी जननी किसे कहा जाएगा? तो संस्कृत होगा। तो संस्कृत जो है आपका तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून, 24 सितंबर, 14 सितंबर, 5 जून। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपको मालूम होगा कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये 14 सितंबर सन 1949 को संविधान के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसलिए तभी से हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। जो 14 सितंबर जो है ऑप्शन नंबर इसमें सी वाला बिल्कुल सही है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, प्रसूति अपत्य पर्यायवाची है, किसके है? संसार के है, संतान के है, वायु के है, मुख के है। तो प्रसूति, प्रसूति बच्चे से मतलब है तो संतान से हो जाएगा। इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। ये किसके है? संतान के पर्यायवाची शब्द है। तो आइए देखते हैं अगला है, सोना शब्द के पर्यायवाची क्या है? पहला ऑप्शन है हेम हिरण्य, दूसरा है सारंग कुरंग, तीसरा है केतु पताका, चौथा है अमी अमी। ये तो हो नहीं सकता, अमी पीयूष ये तो अमृत का हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन जो है हेम होगा, ये सोना का पर्यायवाची होता है। हिरण्य भी आपका सोना के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे पुराना कौन सा है पुराण? तो इसमें मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। आप जानते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। एक संस्कृत में भी श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। तो यहाँ से स्पष्ट होता है, संस्कृत का श्लोक जब पढ़ते हैं तो संस्कृत का श्लोक पढ़ने से कि पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। तो 18 में सबसे पुराना जो पुराण होगा वो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया है मत्स्य पुराण होगा। कौन सा होगा? तो ये मत्स्य पुराण जो है कि पहला ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? पहला ऑप्शन है 223,
दूसरा है अनुच्छेद 236, तीसरा है अनुच्छेद 243 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था, ये जो है कि 243 में दिया गया था, तो इसका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 243 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? हंस है, मोर है, कोयल है, सारस है। तो उत्तर प्रदेश का अगर राष्ट्रीय पक्षी कहा जाए तो ये आता है और उस पक्षी का नाम है सारस या कहते हैं क्रोंच। क्या कहते हैं? बोलते हैं क्रोंच। सारस या क्रोंच है जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। कभी कभी आप प्रांतों से भी देखा करें कि प्रांतों से क्या हो सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश का पक्षी कह दिया जाए तो आपका सारस या क्रोंच, उत्तर प्रदेश का वृक्ष कह दिया राजकीय वृक्ष तो अशोक का वृक्ष होता है। इसी प्रकार से कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है उसके अनुसार आप जवाब देते रहें। आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर क्वेश्चन है 1 एकड़ में कितने वर्ग होते हैं? तो एक एकड़ में कितने वर्ग गज होता है? तो 1 एकड़ में जो वर्ग गज होता है 4840 ये वर्ग गज होता है 1 एकड़ में। तो 4840 यहाँ देखेंगे कि इसका पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ मेरा आज का ये क्लास समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।